प्रधानमंत्री, महान क्रांतिकारी, महान नेता जगदेव प्रसाद को भी भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए। लेकिन जगदेव बाबू की तरह होना बड़ा मुश्किल है। जगदेव प्रसाद बाबू के जो जीवन है, मैं समझता हूँ उनको पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाना चाहिए। ये जाति जनगणना ये बिहार में ये किसका कमाल है? ये जगदेव प्रसाद बाबू का कमाल है। 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है। इस धन धरती जंगल पर 90 भाग हमारा है। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और सभाओं में देख के भीड़ को नारे गढ़ दिया करते थे। तो लेनिन की उपाधि उन्हें क्यों दी गई? और गैर कांग्रेसी सरकार पहली जो बनी तो उसमें बहुत बड़ा योगदान जगदेव प्रसाद का है। तो उत्तर भारत की राजनीति में क्या क्या उन्होंने परिवर्तन किए? उनके नारों के बिना आज भी समाजवादी कोई भी एक पग भी नहीं चल सकता। मतलब उनकी क्रांति में कोई भ्रांति नहीं थी। जो जातियां जो स्थापित हो रही थी, राजनीति में कदम रख रही थी और अपना प्रभाव जमा रही थी, उसमें बहुत बड़ा रोल जो था, बहुत बड़ा योगदान है जगदेव प्रसाद का। तो एक डीएसपी था जो कि अपर कास्ट का था, उसने उनको गोली मारी, गोलियों की बौछार की। उस समय जो सरकार थी वो कांग्रेस की थी जब उनकी हत्या हुई। कांग्रेस ने आज तक उस मामले को लेकर कोई माफी या कोई ऐसा शोक भी प्रकट नहीं किया। कांग्रेस भी उनके खिलाफ थी, क्योंकि कांग्रेस में जितने भी बड़े लीडर थे सारे ब्राह्मण थे। कि मैं नहीं समझता कि कांग्रेस को अगर ये एहसास होगा तो वो माफ़ी मांगने से पीछे हटेंगे, और माफ़ी मांगनी ही चाहिए। बहुत बड़ी हत्या थी। महान क्रांतिकारी हैं, शहीद हैं, उनको श्रद्धा व्यक्त करनी चाहिए कांग्रेसियों को। वो अब मौजूदा समय में कितने प्रासंगिक हैं बाबू जगदेव प्रसाद? और कर्पूरी ठाकुर को भी जात के आधार पर गाली दी गई कि कर्पूरी कर्पूरा गद्दी छोड़ पकड़ उस्तरा। ये आरक्षण कहाँ से आई? कर्पूरिया की माँ भी आई। किसने कहा? साथियों नमस्कार। साथियों आप देख रहे हैं इंडस न्यूज़ टीवी। मैं हूं संतोष शाक्य। इंडस न्यूज़ टीवी आज एक विशेष प्रोग्राम लेकर आया है जगदेव बाबू की जयंती पर। अमर शहीद जगदेव बाबू जो एक महान नेता थे, उत्तर भारत की राजनीति में बहुत बड़े परिवर्तन किए, महान समाजवादी नेता थे। इतने महान समाजवादी नेता थे कि उन्हें भारत का लेनिन भी कहा जाता है। राजनीति में बहुत सारे आधुनिक समाजवादी राजनीति में बहुत बड़ा योगदान भी है उनका। तो उनके जीवन चरित्र पर ही बात करेंगे, और बात करने के लिए मेरे साथ सुरेंद्र सोनकर जी हैं जो सामाजिक चिंतक हैं, लेखक हैं, विचारक हैं। तो सोनकर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया आपका भी। इसे महान चिंतक, समाजशास्त्री, सामाजिक क्रांतिकारी शहीद जगदेव प्रसाद जी की जयंती के अवसर पर आपने मुझे बात रखने का अवसर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। सोनकर जी पहला सवाल मेरा यही है कि जगदेव बाबू किस तरह के नेता थे और क्या योगदान है उनका? सबसे पहले यही जानना चाहूँगा, किस तरह के नेता थे वो? उनको सामाजिक क्रांतिकारी इस तरीके से मैं समझ सकता हूं कि उनको जिस तरीके की आज जो राजनीति में जो परिवर्तन दिखाई दिया एक अरसे में, जो उनका बहुत बड़ा योगदान है। जो सामंतवाद था उसके खिलाफ उन्होंने सोशलिज्म को, समाजवाद को जो स्थापित किया, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो भारतीय राजनीति जो है उसमें क्या योगदान है? क्या दो चार चीज़ें जो आप कहना चाहेंगे कि ये उन्होंने दिया है अभी आधुनिक भारतीय राजनीति को? क्योंकि वो शोषित राजनीति के संस्थापक भी कहे जाते हैं। उन्होंने नारा दिया कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। तो प्रमुख योगदान क्या क्या है बिंदुवार? सबसे बड़ी बात यही है कि जो आपने शोषित की बात करी, पूरी भारतीय राजनीति के नेताओं को आप उठा के देख लीजिए, किसी ने भी इतनी वार शोषितों का उपयोग नहीं किया। उनके जो केंद्र में था, जो उनकी लड़ाई जो थी कि शोषितों के खिलाफ, शोषितों को न्याय दिलाने के लिए थी और शोषकों के खिलाफ थी। चाहे उनकी पत्रिका हो, जिसको शोषित पत्रिका, शोषित दल, शोषित समाज दल, जितना उन्होंने शोषित समाज का उपयोग किया है, क्योंकि उनके केंद्र में जो दया थी, जो भाव था, क्योंकि उनका जन्म भी इस तरीके से गौतम बुद्ध की जो तपोज्ञान की स्थली है उसके करीब हुआ था। मैं समझता हूँ उनका कहीं उसमें प्रभाव रहा। अगला सवाल भी मेरा यही था। आप जैसा कि आपने कहा कि जगदेव बाबू ने शोषितों की बात की, जिन्हें आज ओबीसी, एससी, एसटी और महिला कहा जाता है, भारतीय संविधान ने जिन्हें वर्गीकृत किया हुआ है, तो उन्हीं की वो बात करते थे। तो मेरा सवाल है कि उनका जन्म कहाँ हुआ और किस तरह के परिवेश में हुआ, और कैसे वो शोषित राजनीति की धुरी बन गए? कौन से वर्ग में जन्म हुआ, कहाँ जन्म हुआ? वो उनके क्योंकि पिता अध्यापक थे और उनमें क्रांतिकारी भावना थी थोड़ा, क्योंकि वो वहाँ पर जहाँ पर उनका जन्म हुआ सामंतवाद का बहुत बड़ा प्रभाव था। और इसका वो देखते थे, सामाजिक जो वहाँ पे व्यवस्थाएं थी उनमें देखते थे कि किस तरीके से सामंत लोग दुर्व्यवहार करते हैं। जो आज के जो पिछड़े और दलित कहे जाते हैं उनको ही शोषित को समझा, उनके खिलाफ उनके अंदर विद्रोह की भावना थी।
तो लेकिन वो सामाजिक रूप से, ऐसा नहीं कि वो कोई मतलब लड़ने के लिए, लेकिन वो चाहते थे सबको समानता का और समता का व्यवहार सबके साथ हो, इसलिए उनमें ये था। और वो परिवेश तो अध्यापकों की बहुत ज़्यादा कोई शैली तो थी नहीं, लेकिन यह है उनको पढ़ने का जो अपने पिता से, और क्योंकि वो अध्यापक थे इसलिए उनको पढ़ने की जो सीख मिल गई उनके पिता से मिल गई। और जो उनकी अध्ययन है उनका पहले वहीं पर है कुर्था में, अरवल किनारे, लेकिन जब वो आगे पढ़ने की चेष्टा करते हैं तो पटना आ जाते हैं, वहीं स्नातक और परस्नातक की उन्होंने शिक्षा ली। और उसके बाद ही वहीं पर एक चंद्रदेव वर्मा का एक जिक्र आता है, उनसे उनकी मुलाकात होने पर उन्होंने ये सब चीज़ को समझा, फूले पेरियार और अम्बेडकर, क्योंकि इससे पहले वो नहीं जानते थे। तब उन्होंने कुछ साहित्य और कुछ पुस्तकें उनको दी, उसके तब वो समझ में आने लगा, तब वो समाजवाद की उनके अंदर धारा विकसित हुई। जैसा कि आपने कहा कि वहाँ सामंतवादी परिवेश था, तो किस तरह का सामंतवादी परिवेश था? किस तरह से जो बहुवंचित समाज है या शोषित, जैसे वो कहते थे अमर शहीद जगदेव बाबू, शोषित समाज कहते थे, तो किस तरह का वहाँ शोषण होता था? सामाजिक परिदृश्य क्या था? किस तरह के हालात थे कि वो उसके खिलाफ उन्होंने संघर्ष करने की ठानी? तो क्या हालात थे उस समय बिहार के? उस समय हालात जातिगत के आधार पर, जातियों के आधार पर एक प्रताड़ना थी लोगों के साथ। और जो 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 उन्होंने वो कहा है कि 10 का शासन 90 पे नहीं चलेगा, 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है। इसका मतलब ये था कि 10% लोग शोषक लोग थे और 90% जो बहुजन समाज है जिसको कहा वो शोषित समाज था, जिसमें आज के पिछड़े दलित, कुर्मी, कोयरी, वाल्मीकि, खटेक, चमार, इस तरीके के जो लोग थे उनके साथ जातिगत भेदभाव किया जाता था। और जमींदार जो प्रथा थी, सामंतवादी जो लोग थे, एक तो थोड़ी सी भी अगर उनके लोगों की खेती है उसमें से भी पंचकठिया मतलब 5 गट्टे की ज़मीन छुड़वा लिया करते थे आपने अपने जानवरों के लिए भी। तो ये इस तरीके का था कि जात के आधार पे प्रताड़ना और शोषक लोग जो थे वो शोषितों के साथ किया करते थे। तो जातिगत प्रताड़ना थी, इस वजह से उनके एक सामाजिक क्रांति का उनके मन में एक भाव पैदा हुआ और इतने बड़े क्रांतिकारी वो बन सके। आपने बताया उनकी शुरुआती पढ़ाई जो हुई थी वो वहीं गांव में हुई, उनके पिताजी अध्यापक थे इसलिए वो पढ़ सके। फिर उसके बाद उन्होंने क्या पढ़ाई की और किस तरह क्या उन्होंने काम किया, किस तरह का जॉब किया, क्या व्यवसाय किया, वो क्या कहानी है? उनके योगदान तो बहुत बड़े हैं, क्योंकि जब वो पटना में थे और जब वो उनके समाज शास्त्रियों, समाजवादियों के लोगों में जानने उनने का अवसर मिला, और अवसर तो उन्होंने काफ़ी हद तक, मैं समझता हूँ आज के समाजवादी नेता भी इस तरीके के नहीं होंगे, क्योंकि वो पढ़े भी, क्योंकि भी उनका जो एमए है वो अर्थशास्त्र में है, तो उनको आर्थिक रूप से बहुत अच्छी उनको समृद्धि थी, बहुत ज्ञान था, नॉलेज थी, और इसको वो समझते भी थे कि, और वो लेकिन उससे पहले वो चाहते थे कि आर्थिक मजबूती से पहले समाजवाद लोगों में स्थापित हो। जबकि वो शिक्षित थे और उन्होंने क्या कहते हैं वहाँ हैदराबाद में भी संपादन किया। आज आप पत्रकार हैं, मैं समझता हूँ उस समय के लोग सोच भी नहीं सकते, जनता का शोषित एक अखबार था उसका भी उन्होंने संपादन किया। तो ये शिक्षा तो थी और उन्हें सामाजिक जो विकास थी वो समझ बहुत अधिक थी, और किसी भी रूप में वो अपने ऊपर या समाज के ऊपर कहीं विद्रोह की भावना इसलिए पैदा हो जाती थी, किसी के संग भी अगर कोई गलत व्यवहार हो रहा है तो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, और सिद्धांतों पे अड़ग होने वाले नेता थे, वो सिद्धांतवादी थे। आज के समाजवादियों की तरह नहीं, बहुत से लोग बनते समाजवादी हैं, नाम समाजवादी रख लें, लेकिन जगदेव बाबू की तरह और कर्पूरी ठाकुर की तरह होना बड़ा मुश्किल है। तो जगदेव बाबू गई तो आपने बताया कि पत्रकार थे, कई पत्रिकाओं का संपादन किया, और आपने बताया हैदराबाद में भी एक पत्रिका का संपादन, सिटीजन अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किया, अंग्रेजी भी पढ़ते थे, पढ़ते लिखते थे। लेकिन ये सब के बीच वो राजनीति में कैसे आ गए? क्योंकि एक अच्छे पत्रकार थे, अच्छा काम कर रहे थे, संपादन कर रहे थे, संपादकों से कई बार उनके मतभेद भी होते थे, जो वो लिखते थे वो छप नहीं पाता था, ये भी मैंने पढ़ा है। तो वो राजनीति में फिर कैसे आए? राजनीति का उनका कारण वहीं से है, सिटीजन जो पत्रकार था वहाँ संपादक से जब उनका विरोध हुआ फिर वो पटना लौट आए,
और ये जो समाजवाद था या सामाजिक जो संघर्ष थे उस दौर में वो काम करने लगे, और हरिजन संघ उस समय स्थापित हो रहा था रामस्वरूप वर्मा का, उनसे मुलाकात हुई और उसी में चर्चा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की और जो दूसरे जेपी, एक जेपी ये भी हैं जगदेव प्रसाद और एक जेपी दूसरे जेपी आंदोलन जिनको नाम दिया जाता है, तो ये लोगों का सब मुलाकात होने लगी और तभी डॉक्टर लोहिया के संपर्क में आ गए थे और तभी उन लोग की राजनीति में उसमें वो चले आए। जबकि 1952 में भी इलेक्शन लड़ा, 57 में भी लड़ा, तो वो हारे। 1967 में आकर वो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी जब इकट्ठी हो गई थी ये लोग, तब वो विधायक बने थे, बहुत अच्छे मतों से वो जीते थे। जी। एक बात और कही जाती है, जैसे आपने बताया कि लोहिया के साथ वो आंदोलन में शामिल हो गए और राजनीति में सक्रिय हो गए, तो लोहिया से उनके कुछ मतभेद भी हो गए थे, क्योंकि लोहिया पाखंडवाद वगैरह को बढ़ावा देते थे और जगदेव बाबू इसके खिलाफ थे बिल्कुल। ये जो पाखंड है, लोहिया रामायण मेला लगाते थे, ये सब लगाते थे, तो इसको लेकर उनके कुछ मतभेद भी हुए, तो वो क्या कहानी है? हाँ, मतभेद तो यही तो थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में थोड़ा सा समाजवाद की बात थी, करते थे और उनके नारे भी थे, संसोपा ने बांधी घाट, पिछड़ा पा में 100 में 60, क्योंकि पिछड़ा वर्ग बहुत बड़ी संख्या में था, उनको भी लेना था। और उनके केंद्र में जो थे वो महात्मा गांधी थे और राम थे। उनके समाजवाद में राम और महात्मा गांधी थे और जगदेव प्रसाद के केंद्र में अम्बेडकर, लोहिया, फूले, पेरियार थे। तो ये मतभेद होना स्वाभाविक था। इसीलिए उन्होंने जो उनका जो पिछड़े, जब उनसे वो अलग हुए तो इसके इतर उनका नारा है कि 100 में पावे पिछड़ा 60, 100 ने बांधी गांठ। तभी उन्होंने कहा था कि 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है, इस धन धरती जंगल पर 90 भाग हमारा है, और 100 का शासन, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये उनके नारे थे। जनवादी नारियों के नारे के तो बहुत ही निपुण थे वो, कि लोगों के बीच से और जो सामाजिक रूप में जो व्यवस्थाएं चलती होती थी और सभाओं में देख के भीड़ वो नारे गढ़ दिया करते थे, बहुत विशेषता हासिल थी। लोहिया का भी समाजवाद, जैसे आपने बताया कि वो गांधी को और रामायण राम वगैरह को लेकर चलते थे, जो कहीं से भी समाजवादी दिखते नहीं है। दूसरी तरफ आप जगदेव बाबू को देखते हैं, उन्हें भारत का लेनिन भी कहा गया, तो ये क्या क्यों कहा गया उन्हें, लेनिन क्यों कहा गया? लेनिन एक बड़े महान, विश्व के महानतम नेताओं में से हैं, तो लेनिन की उपाधि उन्हें क्यों दी गई, उसका क्या कारण था? हाँ, बिल्कुल बात सही है आपकी। क्यों लेनिन को 1917 की रूसी क्रांति में जो मजदूरों का राज्य स्थापित हुआ पूंजीवाद के खिलाफ, तो ये अगर इसको अगर आप बिहार से देखें या पूरे भारत के परिवेश से देखें तो ऐसा ही लगेगा वहाँ, क्योंकि वहाँ पर जो मार्क्स का जो सिद्धांत था या उनकी जो लड़ाई थी, वो बुजुर्गुआ सर्व, जो बुजुर्गुआ वर्ग है और ये सर्वहारा, वो लड़ाई थी, क्योंकि वहाँ वर्गवाद था। और भारत में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जातिवाद था। इसी बात पे उन्होंने, जगदेव प्रसाद बाबू ने कहा भी था इस बात को, अगर मार्क्स ने अगर भारत में जन्मे होते और यहाँ की व्यवस्था को देखा होता तो वो इस बात को ये कहते कि हाँ, यहाँ पर जातिवाद का है और यहाँ पर 90 लोग शोषित हैं और 10% लोग शोषक हैं। और जो बिहार में जो रूसी क्रांति हुई और सफल हुई, वो लेनिन सिद्धांत मार्क्स थे और लेनिन ने इसको सफल बनाया। तो इसीलिए कहा जा सकता है क्योंकि जो ब्राह्मणवाद की राजनीति बिहार में थी, सामंतवादियों की थी, और गैर कांग्रेसी सरकार पहली जो बनी, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान जगदेव प्रसाद का है। अगर जगदेव प्रसाद, कर्पूरी ठाकुर ऐसे लोग उस समय नहीं होते और जो जन आंदोलन नहीं करते और जो पिछड़े और दलित, इन लोगों को इकट्ठा करके राजनीति की जो दशा बदली, साथ में मुस्लिम समाज भी था। इसीलिए मैं समझता हूँ ये सत्ता स्थापित करना लेनिन ने रूस में करी और भारत में, बिहार में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनवाने में जगदेव प्रसाद का हाथ है, तो वो बिहार के लेनिन कहे जाते हैं। आपने कहा कि लेनिन ने वहाँ सत्ता स्थापित की और जगदेव बाबू ने यहाँ जो जातिवादी शोषण था, लेनिन ने जो पूंजीवादी शोषण था उसको पीछे धकेल के सत्ता स्थापित की, और जो बाबू जगदेव प्रसाद थे उन्होंने जातिवादी शोषण को पीछे धकेला और उसे टूटने पर मजबूर कर दिया। अगला क्वेश्चन मेरा यही है कि उत्तर भारत की राजनीति जो है, या जो बिहार की राजनीति है और जो यूपी की राजनीति है, तो उत्तर भारत की राजनीति में क्या क्या उन्होंने परिवर्तन किए और क्या उनका योगदान हम आंक सकते हैं पूरे, अगर मैं नॉर्थ इंडिया में उनके योगदान को देखूं तो?
सबसे बड़ा तो योगदान क्योंकि ये लोगों का जब शासन था, सत्ता थे कि वो एक बार मंत्री रहे और जब कर्पूरी ठाकुर थे और जो रिजर्वेशन पिछड़े समाज को मिलना शुरू हुआ, पहली बार रिजर्वेशन मिला, तो ये बहुत बड़ा बदलाव था, परिवर्तन था, कोई सोच भी नहीं सकता था। तो जो मुंगेरी लाल आयोग था उसका जो गठन हुआ था वो बन के आयोग रह गया था, लेकिन कभी भी वो रिजर्वेशन लागू नहीं किया गया था। वो उनका बहुत बड़ा योगदान है जो रिजर्वेशन लागू हुआ पिछड़े समाज के लिए। और शिक्षा में भी, सर्विस के अलावा शिक्षा में भी, और उस रिजर्वेशन में मुसलमान भी साथ थे। मुसलमान जो कि आज आप देख रहे हैं 27% रिजर्वेशन मिलता है, उसमें मुस्लिम भी पिछड़े समाज के लोग होते हैं। अगर जगदेव प्रसाद बाबू का अगर हम देखें कि जो उनका था, जो राजनीतिक हो, सामाजिक हो और आर्थिक हो, जो भी बदलाव हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। आज पूरे भारत में अगर इस तरीके की सोच रखने वाले हैं, अगर आप आसाम जो से तमिलनाडु से भी राजनीति की देखें, पेरियार की समझें, तो मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक समानता दिखती है। बिहार आज भी समाजवादियों का गढ़ है। कितनी हिंदुत्ववादी शक्तियाँ स्थापित हुई, ताकत में हैं, भले ही साथ साथ संघर्ष करती हों, लेकिन समाजवादियों के बिना, जगदेव प्रसाद बाबू के बिना कोई भी राजनीति चमका नहीं सकता। समाजवादियों की राजनीति आज भी वही संघर्ष ले रहे हैं। और मैं समझता हूँ कई बार, जैसे उत्तर प्रदेश है जबकि हिंदी प्रदेश है, और समाजवादियों का जो सबसे बड़ा जो गढ़ है वो बिहार रहा है, और आज भी उन पे अमिट छाप है। उनके नारों के बिना आज भी समाजवादी कोई भी एक पग भी नहीं चल सकते। जी। एक बात और थी जो दूसरी हमने बात की कि लोहिया जो थे वो रामायण या ब्राह्मण साहित्य जो था उसे अपने सिर पे ढोते घूमते थे, दिन भर लेके घूमते थे। दूसरी तरफ बाबू जगदेव प्रसाद थे जिन्होंने रामस्वरूप वर्मा के साथ अर्जक संघ बनाया, और अर्जक संघ ने जहाँ जो ब्राह्मण साहित्य था उसकी जो बुराइयां थी, क्योंकि जातिवाद तो वहीं से आया है, उसको चंदी उड़ाना शुरू कर दिया। तो कैसे अर्जक संघ कैसे बना, और बाद में शोषित समाज दल भी बना। शोषित दल जो था बाबू जगदेव प्रसाद का और समाज दल जो था वर्मा जी का, दोनों मिलके, तो वो क्या घटना थी, वो कैसे पिक्चर में आया? हाँ, ये क्योंकि उन लोग के वैचारिक जो मिलन था, रामस्वरूप वर्मा अपने यहाँ उत्तर प्रदेश के हैं, कानपुर से हैं, कई बार विधायक बने, और वो भी इन चीज़ों को खूब भली बात समझते थे। आप ऐसे समझ सकते हो कि उनका जो समझ थी, जो सोच थी, उनकी संपूर्ण क्रांति की थी। मतलब उनकी क्रांति में कोई भ्रांति नहीं थी। आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक, ये जो चारों ओर जो दिखाई देता है उसमें उनकी थी। इसीलिए उनका वैचारिक मिलन जगदेव प्रसाद से उनका मिलन हुआ। और उनका शोषित दल था, उनका समाज दल था, और दोनों ने मिलकर शोषित समाज दल बनाया। और अर्जक संघ जो आज भी मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश में तो कहीं दिखाई नहीं देता। अगर पूर्वांचल में आप कानपुर से आगे निकल जाएं तो कहीं कहीं जगह अर्जक संघ के नाम पे स्कूल भी हैं। और मैं एक बार मेरा जाना हुआ कानपुर में, जहाँ के रामस्वरूप वर्मा रहने वाले थे, तो सैकड़ों गांव आज भी हैं जो वहाँ के कुर्मी समाज के लोगों ने बताया कि अर्जक संघ की पद्धति के हिसाब से ही विवाह, जितने भी शुभ और मांगलिक कार्य होते हैं, गृह प्रवेश, विवाह और नामकरण, जो भी है वो अर्जक संघ के जो नियम हैं, सिद्धांत हैं, उसके द्वारा होते हैं। और उनके अपने, जिस तरीके से पुरोहित यहाँ कराता है, उन्होंने अपने लोग हैं, अपने ही समाज के लोगों को जो शिक्षा दी हुई है, जो सीखे हुए लोग हैं, वही लोग कराते हैं। तो ये भी एक बड़ी क्रांति थी ब्राह्मण धर्म के खिलाफ, क्या मानते हैं आप? हाँ, बिल्कुल क्रांति तो थी। जहाँ जात के हिसाब से श्रेष्ठता के आधार पर जो मांगलिक कार्य करने के लिए जिनको रखा जाता था, उन्होंने उनको चुनौती दी और उस व्यवस्था के खिलाफ अपनी व्यवस्था बनाई। तो ये बहुत बड़ी क्रांति थी, और इससे लोग तिलमिलाए तो थे ही, और इसीलिए लोग गाली भी दिया करते थे। चाहे जगदेव प्रसाद हों, कर्पूरी ठाकुर हों, रामस्वरूप वर्मा हों, ललित सिंह यादव हों, जितने भी पिछड़े समाज के लोग हैं, ऐसा आसान नहीं है, सब लोगों ने गालियाँ खाई हैं, और पीछे भी। और क्योंकि वो बहुत बड़ी बात कहा करते थे, जगदेव बाबू प्रसाद कुशवाहा जी कहा करते थे, क्योंकि बोले जो अपर कास्ट का है, ब्राह्मण समाज का बच्चा है, वो अपने आप में निपुण होता है, वो अपने धर्म की रक्षा के लिए। और हमारे समाज का जो व्यक्ति है, मैं जिनके लिए लड़ता हूँ, जिनके लिए मैं बोलता हूँ, वो गूंगा है, बहरा है, सुनना नहीं चाहता है, वो एक अरसे के बाद सुनेगा। और जो समाज के लिए मैं जिस समाज के खिलाफ बोलता हूँ, वो समाज मुखरता से मेरा विरोध करता है। मैं अपने समाज को समझाता हूँ, वो विरोध करते हैं।
एक बात, जैसे आपने बताया कि अर्जक संघ की स्थापना हुई, शोषित समाज दल की स्थापना हुई, इसके बाद जब जगदेव बाबू एक बड़े आंदोलन का नेतृत्व बिहार में कर रहे थे, जहां पर उनकी पुलिस के द्वारा हत्या कर दी गई, जिससे आज हम उन्हें शहीद भी कह रहे हैं, तो वो क्या हुआ एकदम, जब एक इतनी बड़ी ताकत बन रहे थे, इतना बड़ा आंदोलन था, एमएलए मंत्री थे उस समय, ये तो एक मंत्री की हत्या हो जाना, तो वो पूरी क्या घटना थी? इसके पीछे मैं समझता हूँ, और अगर आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आप समझेंगे, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है उनकी सामाजिक क्रांति, और वो जो जातियाँ जो स्थापित हो रही थी, राजनीति में कदम रख रही थी और अपना प्रभाव जमा रही थी, उसमें बहुत बड़ा रोल जो था, बहुत बड़ा योगदान है जगदेव प्रसाद का। तो जो लोग ऐसी चीज़ों पर काबिज रहते हैं, वो छिनते हुए सत्ताएँ देखते हैं, और शिक्षा में और राजनीति में प्रभुत्व उनका ख़त्म होता है, वो लोग चढ़ने लगते हैं। उसमें जाति बहुत बड़ा कारण था। जब वो नेतृत्व कर रहे थे, बताते हैं कि लाखों लोग थे, लेकिन जो साहित्य में मिलता है 20,000 से बड़ी संख्या थी, उसका नेतृत्व कर रहे थे। पुलिस ने गोलियां चलाई, लेकिन पब्लिक तितर बितर होने लगी, और उसके बावजूद भी जगदेव प्रसाद जी ने उनको ललकारा कि ऐसा क्यों कर रहे हो, लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन उनकी सुनी नहीं गई, वो अड़े रहे और खड़े हो गए। तो एक डीएसपी था जो कि अपर कास्ट का था, उसने उनको गोली मारी, गोलियों की बौछार कर दी, एक गोली उनके गर्दन में भी लगी और गिर गए। लेकिन लोगों ने, कई रामचंद्र यादव वगैरह लोगों का जिक्र आता है, लोगों ने घेरा बना लिया, लेकिन पुलिस उनको घसीटते हुए थाने तक लेके गई। हिम्मत देखिए, एक इतना बड़ा लीडर और मिनिस्टर है और करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करता है, उस व्यक्ति को घसीट के ले जाया गया गोली मारने के बावजूद भी, और वो पानी के लिए मांग रहे थे, पानी चिल्ला रहे थे। जैसा जिक्र मिलता है कि इतना हृदय विदारक है, उनके पेशाब भी किया गया उनके मुंह पे पानी की जगह है। तो ये जातिवादी जो वितर्षणा है, जो लोगों के अंदर नफरत थी, वो समता स्थापित करना चाहते थे, और बदलाव का मतलब ये था कि किसी से कुछ छीनना नहीं है, जिनको कुछ मिला नहीं है उनको भी मिले, तो ये चाहते थे। इसमें किसी के खिलाफ नहीं था, लेकिन जिन लोगों के पास में होता है उनका चिंता नज़र आता है, उनको कष्ट होता है, उन लोगों ने जात के आधार पे, मैं समझता हूँ जगदेव प्रसाद के साथ ये बहुत बड़ा अन्याय किया, और बल्कि एक बहुत बड़े समाज के साथ किया। आज ये मुझे दिखाई देता है कि जो समाजवादी और अम्बेडकरवादी बहुत बड़े, जिनके विचारधारा पे सिद्धांत बने और राजनीतियाँ बनी, आज बहुत से लोग हिंदुत्ववादी बने चले जा रहे हैं और सत्ताएं लोगों की बनाने में सहयोग कर रहे हैं। जगदेव प्रसाद बाबू के जो जीवन है, मैं समझता हूं उनको पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाना चाहिए। कार्ल मार्क्स मिल जाएंगे आपको, लेनिन मिल जाएंगे, तो जगदेव प्रसाद जो बिहार के लेनिन हैं, उत्तर भारत की राजनीति को बदलने वाले हैं, उनको पाठ्यक्रम में शामिल ना करना भी इस तरीके का है कि हिंदूवादी राजनीतिज्ञों का इसमें जो है कि लोग जान जाएंगे, पढ़ेंगे तो लोग क्रांतियाँ करेंगे। एक और सवाल है कि उस समय जो सरकार थी वो कांग्रेस की थी जब उनकी हत्या हुई, और कांग्रेस आज कहती है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। कांग्रेस ने आज तक उस मामले को लेकर कोई माफ़ी या कोई ऐसा शोक भी प्रकट नहीं किया, जबकि एक मंत्री की हत्या हो जाना कितनी बड़ी घटना है, आप खुद ही समझ रहे हैं। तो इस पर आप कांग्रेस पार्टी को क्या कहना चाहेंगे? उसकी पुलिस के द्वारा हत्या कर दी गई, तो हो सकता है उसके बड़े नेताओं का भी हाथ रहा हो, तो इस पर आपका क्या मत है? नहीं, आप ऐसे समझिए, कांग्रेस, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को कांग्रेस पार्टी नहीं कहते थे, वो सब हिंदू पार्टी कहते थे। तो क्योंकि वो जो आज भारतीय जनता पार्टी में स्थिति दिखाई दे रही है, जिसको हिंदुत्व नाम दिया जा रहा है, हिंदू पार्टी कही जा रही है, या हिंदुत्व के नाम पे वो राजनीति करते हैं, और मठ मंदिरों को लेकर वो जिस तरीके से राजनीति में उन्होंने धर्म को जोड़ लिया है, इस तरीके का ही हाल वैसा ही था कांग्रेस का। कांग्रेस भी उनके खिलाफ थी, उनके क्या, उन्हीं जो समाजवादी जो लीडर थे उनके भी खिलाफ थी। तो वो तो कांग्रेस जैसे भाजपा आज उस तरीके की कांग्रेस थी, तो उनके खिलाफ तो होना ही था, क्योंकि कांग्रेस में जितने भी बड़े लीडर थे सारे ब्राह्मण थे। तो उनको, क्योंकि मुसलमान वोट भी जब ये लोग उर्दू राजभाषा और क्या क्या उर्दू अकादमी और उर्दू मुसलमानों को रिजर्वेशन, तो समाजवादियों के संग कांग्रेस से बिछड़ने लगा था ना, मुसलमान समाजवादियों के साथ खड़ा हो गया था, तो कांग्रेस को तो कष्ट था ही। तो वो क्यों क्या कहते हैं उनकी हत्या पे शोक प्रकट करने लगे? अभी आप कांग्रेस अभी बदलती नजर आई, तो अभी आपको लगता है कि उन्हें शोक प्रकट करना चाहिए
क्यों नहीं कर रहे हैं वो? हाँ, कांग्रेस आज बदल रही है। मैं ये समझता हूँ कि कांग्रेस ने जिन चीज़ों का विरोध किया या कभी समर्थन नहीं किया, आज राहुल गांधी के नेतृत्व में जातीय जनगणना की भी उन्होंने बात की, समर्थन करते हैं, रिजर्वेशन की भी बात करते हैं। अभी हाल ही में जगदीश कुमार देव द्वारा यूजीसी का जो रिजर्वेशन जो प्रोफेसर का है, क्या कहते हैं, SC OBC ST के लिए, उन्होंने उसमें बदलाव के लिए जो किया है, मतलब अयोग्य जो लोग होंगे उनको जनरल कास्ट से भर लिया जाए, मतलब NFS नॉट फॉर सुटेबल दिखाकर ये एक चालाकियाँ होती हैं कि आपको कितना भी विद्वान हो, प्रोफेसर हमें, और जो भी इंटरव्यू करता है वही समाज है, तो वो समाज वाले को, जो सामने वाले को उसको सेलेक्ट नहीं करना है तो उसको NFS लिख के दूसरे को ले लिया जाएगा। तो उस पर राहुल गांधी का ज़बरदस्त विरोध है। उसने सबसे पहले बिहार में ही इस बात को कहा कि उनकी जब रथ यात्रा, तो जो मैं कह रहा हूँ कि जगदेव बाबू की हत्या पर उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि किसी की सरकार में हत्या हो जाती है, वो भी एक मंत्री की। कांग्रेस का कोई अभी तक कोई टिप्पणी नहीं आई है इस पर, आपका क्या हाँ, मत है? वह हो सकता है उनके संज्ञान में ना हो, जो समाजवादियों का काम है। बल्कि ये बात तो सही है कि मैं नहीं समझता कि कांग्रेस को अगर ये एहसास होगा तो वो माफ़ी मांगने से पीछे हटेंगे, और माफ़ी मांगनी ही चाहिए। बहुत बड़ी हत्या थी, क्योंकि केंद्र सरकार से लेकर पूरे भारत में कांग्रेस की सरकारें थीं, और कांग्रेस के बिना सरकारें नहीं बनती थी, शामिल रहा करते थे। तो मैं समझता हूँ कांग्रेस को माफ़ी मांगनी चाहिए। और बिहार जो लेनिन नाम है, महान क्रांतिकारी हैं, शहीद हैं, उनको श्रद्धा व्यक्त करनी चाहिए कांग्रेसियों को भी। एक और क्वेश्चन है कि बाबू जगदेव प्रसाद जो है, उनसे कोई जुड़ा आप किस्सा हो जो आप बताना चाहें? एक बड़ा उनका किस्सा हाथी वाला जो है बताया जाता है बार बार, तो वो क्या किस्सा है दर्शकों को बताएं। मुझे उनका जो विद्रोही, जो क्या कहते हैं, नायक जो उनमें नज़र आता है, उनको शिक्षा के आप स्कूली दिनों से आप ऐसे समझ सकते हैं। क्योंकि वो एक बार बिना कारण के एक उनको शिक्षक ने उनके चांटे मार दिए। वो शायद जात के हिसाब से रहा होगा, चिढ़ते रहे होंगे, तो कोई कारण नहीं था, कोई गलती नहीं थी, उन्होंने उसके चांटे मार दिए। तो उन्होंने उनको बर्दाश्त कर लिया। एक बाल मन था, बुरा लगा, कष्ट लगा। लेकिन एक बार वही शिक्षक वो स्कूल में वो सोने लगा, सो रहा था कुर्सी पे, तो वो उठे और शिक्षक के चाटे उसके गाल पे जमा दिए। तो शिक्षक एकदम घबरा गया और बहुत ही नाराज और क्रोधित हुआ, और प्रिंसिपल के पास गया शिकायत देके कि इस बच्चे को निकाल दिया जाए, इसने मुझको चांटे लगाए हैं। तब प्रिंसिपल ने उनको बुलाया, तो वो कहा उन्होंने कि गलती अगर शिक्षार्थी की है तो उसको भी वही सज़ा होनी चाहिए, और अगर शिक्षक की है तो उसको भी वही सज़ा होनी चाहिए। ये शिक्षक की गलती है, पढ़ाने के बजाय वो क्लास में सो रहा था। ये उनका विद्रोही, ये बाल मन, ये एक शुरुआती दौर है, जबकि स्कूल में भी शिक्षार्थी थे और पढ़ने वाले बच्चे थे। और दूसरा एक दौर आता है कि जो पंचकठिया का बहुत बड़ा, जो सामंतवादी थे, गांव किसान के लोग, जो भी लोग थे, पिछड़े हों, दलित हों, या जो लोग भी थे, वो लोगों के जो अपर कास्ट के लोग थे वो 10% ही लोग थे, या 5-7% थे, लेकिन ताकतवर थे क्योंकि उनके पास खेत भी ज़्यादा थे। उसके बावजूद भी जो कुर्मी, कोयरी और कुशवाहा, नाई, दलित, वाल्मीकि, जो भी इस टाइप के लोग हैं, उनकी ज़मीन, उनमें से पंचकुटिया 5 कट्ठा, पंचकठिया का मतलब है 5 गट्ठा ज़मीन छुड़वाते थे अपने जानवरों को चरने के लिए, जिसमें उनके हाथी, घोड़े, बैल, भैंस जो भी हैं, वो उसके लिए उनसे छुड़वाते थे। वो उनको मजबूरन होता था, खौफ की वजह से वो उसको छोड़ते थे, लेकिन उनको बहुत बुरा लगता था। एक बार जगदेव प्रसाद ने अपने साथियों के साथ इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि ये सब नहीं होना चाहिए। तो एक बार उन्होंने पहले तो मना किया, तो एक किस्सा समझ में आता है, जो सुनाई देता है, इतिहास में दिखाई देता है कि जो महावत था, वो हाथी लेके आता है एक सामंत का, जमींदार का। तो उसको उन्होंने पहले तो ललकारते हैं कि भाई इधर लेके मत आना, अब हम ज़मीन आपको चरने के लिए नहीं देंगे। लेकिन वो नहीं मानता है, तो वो उन्होंने महावत की जो थी उसकी पिटाई कर दी और चेतावनी दी कि अपने सामंती से, अपने जमींदार से कह देना, अगर इधर आए और आपके जानवर आए तब हम उनको मार देंगे। तो ये है, तो वो डरने लगे लोग, क्योंकि उनका एक जिस तरीके का प्रभाव था वो बढ़ रहा था, लोगों में खौफ तो पैदा हो ही रहा था कि ये जो विद्रोही जो व्यक्ति है, तो ये हम पे हाथ उठा सकता है, बेइज्जत कर सकता है। तो वो वहाँ से वो घटना, वो बहुत बड़ा काम हुआ पूरे बिहार के लोगों के लिए। वो पंचकुटिया की जो व्यवस्था थी वो खत्म हुई।
ये दो बहुत बड़े उनके जो हैं शुरुआत स्टूडेंट के समय से और उसके समय जो है ये पंचकुटिया की घटना, तो ये बहुत बड़ा योगदान था लोगों के लिए। आपने बताया कि उनका बहुत ही विद्रोही स्वभाव था और दर्शकों आप भी देख रहे होंगे कि किस तरह के विद्रोही स्वभाव के वो नेता थे जो आज इतना बड़ा परिवर्तन उत्तर भारत में पिछड़े दलित आदिवासी और वंचित तबकों के जीवन में नजर आता है, वो उनका ही योगदान है। अब मेरा सवाल है कि मौजूदा समय में जो बाबू जगदेव प्रसाद है, उनके जो सिद्धांत हैं, उनकी जो सोच है, उनका जो दर्शन है, उनका जो कार्य है उनके, वो अब मौजूदा समय में कितने प्रासंगिक हैं बाबू जगदेव प्रसाद? देखिए मौजूदा समय में इतने प्रासंगिक हैं, अभी ही सत्ता परिवर्तन, सत्ता पलटी है, मुख्यमंत्री वही हैं और इन्हीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के समय में ये जो उन्होंने कभी नारा दिया था कि 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है, तो आप ये समझ लीजिए जाति जनगणना ये बिहार में ये किसका कमाल है? ये जगदेव प्रसाद बाबू का कमाल है। उनके नारे थे, उसके आधार पर जाति जनगणना शुरू हुई और जो रिजर्वेशन जो बढ़ा है, आप 15% जो रिजर्वेशन बढ़ गया, पिछड़े के लोगों को 65%, 20% शेड्यूल कास्ट के लोगों को, एसटी के लोगों को ये 90% के और 10% उनको भी छोड़ा गया। ये जगदेव प्रसाद कहते थे हम उनके साथ अन्याय नहीं करेंगे, जितनी वो संख्या है उनको हम देंगे। आज वही स्थिति है, भले ही उनके आधार पे, उनके सिद्धांतों के आधार पे वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं ना हो, लेकिन ये उन्हीं की व्यवस्था थी कि जो 90% जो हमारे जो रिजर्वेशन बिहार के लोगों को मिला और पूरे भारत में आग की तरह ये बात फैली हुई है। तो कितना बड़ा योगदान है। और मैं समझता हूँ जिस तरीके से कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया है, चाहे वो दिल से दिया या नहीं दिया, चाहे बेदिल से दो, लेकिन अगली बार जब उनकी जयंती का कार्यक्रम आए तब तक मैं समझता हूँ बिहार लेनिन, भारत लेनिन, महान समाजशास्त्री, महान क्रांतिकारी, महान नेता जगदेव प्रसाद को भी भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए। आप बड़ी मांग कर रहे हैं, आपको लगता है ये सरकार बाबू जगदेव प्रसाद जो है उन्हें भारत रत्न देगी? तो जब भारत सरकार तो कर्पूरी ठाकुर जी को भी कभी नहीं देती। आपको कभी लगा था कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देगी? कर्पूरी ठाकुर की जो सरकार थी, इन्हीं के लोगों ने गिरवाई। कैलाशपति मिश्र जो उस समय जनसंघी थे, बाद में भाजपाई हो गए, राज्यपाल तक रहे, और उन्होंने लोगों ने ही जब 26% जो रिजर्वेशन कर्पूरी ठाकुर और जगदेव प्रसाद और इन लोगों ने सबने मिलकर दिया, तो सरकार किसने गिराई? तो जो जनसंघ के उस समय जनसंघ थी, साथ साथ चल रही थी, उस समय उदीयमान स्थिति में थी, तो इन लोगों ने कर्पूरी ठाकुर को सरकार गिराई। और कर्पूरी ठाकुर को भी जात के आधार पर गाली दी गई कि कर्पूरा गद्दी छोड़ पकड़ उस्तरा। जब रिजर्वेशन दिया गया तो उन्हीं के लोग थे, उसी समाज के लोग थे, और वही लोग थे, उन्हीं लोगों ने कहा था ये आरक्षण कहाँ से आई, कर्पूरिया की माँ भी आई। किसने कहा था? तो ये कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दे देते। कर्पूरी ठाकुर को अगर भारत रत्न दिया है तो उनकी बायोग्राफी उनके नेताओं को बतानी चाहिए।